Students, today in this video I will talk about applications of Gauss law. In this video I will derive the field due to infinite long straight uniformly charged wire, electric field intensity due to uniformly charged spherical shell, electric field intensity due to non-conducting charged solid sphere, electric field due to the thin infinite plane sheet of charge, electric field intensity due to two infinite parallel sheet of charges. So I will talk about all these applications of Gauss law. So if you haven't watched my video of Gauss law, then please watch that, because it will be very difficult to understand this topic then. So let's start with the electric field due to infinitely long straight uniformly charged wire. Infinitely means thing which is infinite, right? Infinite, long straight, right? Infinite है तो हम उसको ऐसे दिखा देंगे डॉटेड से, ठीक है? सो इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए हमने उसको ऐसे दिखा दिया, इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है मतलब एक जैसा सब उस वायर पे चार्ज्ड है. तो अगर हमारे पास ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होगी तो उसकी फील्ड हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप लाइन चार्ज की बात कर रहे हो देन जो कंसेप्ट आता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का आता है, ठीक है? सो वी कंसिडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है? इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट? सो टू कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट एनी पॉइंट पी, ठीक है? अब ये देखो, ये फिगर में ये हमारी वायर है, ठीक है? ये वायर है और ये वायर जो है इसमें हमने कुछ दूर हमने एक डिस्टेंस r पे, जो कि हमने ये सेंटर O से कुछ डिस्टेंस r ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है? एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू दिस वायर, राइट? सो वी कंसिडर अ पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स P1 and P2, right? This line elements we have considered. So these line elements are situated at equal distances on either side of an arbitrary origin O. ये हमने एक arbitrary origin consider कर लिया, ठीक है? और यहाँ से ही equal distance पे P1 P2 points हैं, ये जो line elements हैं. और line element है मतलब कि छोटा सा हमने ये पूरी लाइन चार्ज का जो ये लाइन लीनियर डेंसिटी का, इसका हमने एक लाइन एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है? सो अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होगी तो हम उसके एक एलिमेंट का निकाल के देन वी कैन इंटीग्रेट इट टू फाइंड द टोटल इंटेंसिटी ड्यू टू होल वायर, राइट? बाय फाइंडिंग द electric field due to a line element, we can then integrate that and find the electric field due to the line the long thin wire. Okay, so for this first see that electric field जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. so इस पॉइंट के लिए अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पे, तो वो इस डायरेक्शन में E1 आएगा हमारे पास, ठीक है? फॉर सिमिलरली P2 के लिए हमारे पास ये डायरेक्शन आएगी, राइट? क्योंकि आप पॉजिटिवली चार्ज वायर दिखा रहे हो तो पॉजिटिवली में क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है, तो इसलिए हमने यहाँ से जो रेडिएट ये आउटवर्ड्स कर रही है लाइन, वो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों तरफ ड्रॉ कर ली. अब ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स विल हैव अ टेंडेंशियल कंपोनेंट एज वेल एज अ नॉर्मल कंपोनेंट. सो द component which are normal to the radius vector OP is equal to R. ये हमने radius vector R लिया हुआ है, जो इस radius vector के जो normal component हैं, right? मतलब कि जो ये वाले component हैं they will cancel out. However the components जो along OP, मतलब इसके along है जो ये वाला component है, right? This will add. सिमिलरली आप मतलब सिंपली आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये वेक्टर है, इसके एक टेंडेंशियल कंपोनेंट होगा, एक इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा,
तो अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो क्या होगा कि ये जो टेंडेंशियल कंपोनेंट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इस वेक्टर के, और नॉर्मल कंपोनेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट एक कहने का तरीका अलग हो जाएगा, बस बात वही है। ठीक, सो इसके कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और जो ये वाला कंपोनेंट है बेसिकली ये ऐड होगा, राइट, ये वाला जो कंपोनेंट है दिस विल ऐड। सो देयरफॉर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, दिस इज रेडियल। रेडियल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। जो हमने आर जो रेडियस बनाया है, ठीक है, ये पॉइंट ये पर्टिकुलर इस लाइन पे अगर मैं देखूं ये कहीं पे भी हो बट इसका डिस्टेंस सेंटर से आर है। सो अगर ये डिस्टेंस आर है, ये आर फिक्स है, तो ये हम कहीं पे भी पॉइंट कंसिडर करके फील्ड निकालेंगे वो हमें सेम मिलेगी। ठीक है, सो इसलिए एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे सेंटर से आप एक सर्कल का देखते हो, अब रेडियस सेम होता है किसी भी पॉइंट पे देखोगे सर्कल के, तो उस केस में क्या होता है कि वो हम बोलते हैं कि फील्ड जो है वो रेडियल बना रहा है। इस तरीके से यहाँ पे भी यही है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी रेडियल होगी, बिकॉज फील्ड डिपेंड ओनली ऑन दी एज द वायर इज इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड डज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, राइट, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ पी। मतलब पी कहीं पे भी हो बट सिर्फ जिस पॉइंट पे वो डिपेंड करती है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। दिस ई एट एवरी पॉइंट इज रेडियल, हर पॉइंट पे जो ई है वो रेडियल होगा। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर। जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस आर, राइट। अगर हम थोड़ा आर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इंटेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गो ऑन decrease. Okay, so for this line charge, this line element, इसके लिए हमने क्या किया, एक हमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता है जब हमें गॉस लॉ लगाना होता है। सो हमने गॉसियन यहाँ पे एक सरफेस बना लिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लिया। सो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी एक बनता है कि व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज देयर फॉर अ लाइन चार्ज डेंसिटी, राइट। या अगर आपके पास कोई लाइन एलिमेंट है तो उसमें क्या सिमेट्री बनती है, वो सिमेट्री क्या होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है, राइट। क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट था, ये लाइन जो चार्ज थी, ठीक है, वायर थी, तो हमने इसके अक्रॉस ये एक गॉसियन सरफेस बना लिया सिलेंड्रिकल। सो लेट्स कंसिडर अ राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर, ठीक है। सो वी हैव हेयर सिलेंड्रिकल symmetry. Okay, this is of radius r and it is of length L with the infinitely long line of charge as shown in the figure. The magnitude of E at every point on the charged surface of the cylinder is same because all such points are at the same distance from the line charge, right. Because अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें तो एक कर्व्ड सरफेस जो है ये वाला जो है सरफेस, ठीक है, ये सारा जो कर्व सरफेस है दिस इज कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है ये लाइन से आर है और ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स है, चाहे आप यहाँ पे देखो, चाहे आप यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, सेंटर से इनका डिस्टेंस जो है वो सेम है बिकॉज इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, एवरी पॉइंट पे वो क्या होगा, सेम होगा। ऑल्सो इन दिस कर्व्ड सरफेस electric field and the unit vector, the n cap, these both are parallel to each other. So the angle which they will be making will be E dot n cap will be theta is 0 here. So E dot n cap will be equal to E n cos theta. Okay, so because here these both vectors are parallel, theta is equal to 0 degree and we know that cos 0 is equal to 1. So therefore electric field over the curved surface will be equal to E dot ds, which can be written as E dot n cap, right, because electric field has a vector
electric field has a direction and it is represented by this unit vector n cap. So E dot n cap ds, and this both are parallel to each other, so here it is written as E1 because they both are parallel. So the n cap basically unit vector has magnitude 1, so it will be 1 E and cos 0 because both are parallel ds, and this cos 0 will be 1, so it reduces to E integration of ds, and this ds, this is the surface area of this curved surface, and this curved surface will be surface area will be equal to 2 pi r multiplied by its length, right? मतलब इसका जो perimeter है multiplied by its length, which will be equal to 2 pi r l. ds will be equal to 2 pi r l. So from here we get the electric field over the curved surface of the cylinder. On the ends of cylinder, on the ends, here at these ends, electric field and this vector n cap both are making angle of 90 degree. So E dot n cap will be equal to 0 because cos 90 is equal to 0. So these ends makes no contribution. So total electric field over the whole cylinder will be equal to the flux, which is total flux over the whole cylinder, which will be equal to only the flux due to this curved surface area. So it will be equal to this, which we have calculated here, because ends make no contribution. So flux total flux over this whole surface will be E 2 pi rl. Okay, and charge, you know, because lambda is equal to q by l, so q is equal to lambda l, so we can write here this, and according to Gauss theorem, flux phi is equal to charge enclosed upon epsilon naught, and here charge enclosed is equal to lambda l by epsilon naught, right? And flux is equal to E 2 pi rl lambda l by epsilon naught. So E will be equal to lambda l upon 2 pi r l epsilon naught. So it cancels out l, and electric field is equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught. So this is the formula for the electric field due to infinitely long straight wire, and from this formula we can come to the conclusion that electric field is inversely proportional to the r. Means as we move away from this center, as the r increases, electric field intensity will decrease. And this we can show here graphically also by this, let's say this is E, electric field axis, and this is r, so it can be shown as this, right, where E is inversely proportional to 1 by r square. Okay, sorry, it's 1 by r minus, sorry, so it's 1 by r. Okay, now let's move to next application, that is electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. So in this case we have a spherical shell which is uniformly charged, and we will calculate electric field up at a point which is outside the shell, at a point on the shell, at a point inside the shell. So we will have three cases here. So let's consider a thin spherical shell of radius r with center O. Let charge plus q be distributed uniformly over the surface of the shell. To calculate electric field intensity at any point P, this P point is outside, because you can see here this r, capital R is the radius of this sphere, right? जो ये कैपिटल R है, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस है, और ये जो डॉटेड वाला बनाया हुआ है ये हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वहाँ के लिए हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, और उसका जो रेडियस है वो स्मॉल r के इक्वल है. ओके, एंड दिस here we have considered a surface ds. Okay, then we will integrate it and calculate for the whole surface this, and here the unit vector n cap is denoted, and r cap is also denoted here, and electric field. Okay, and this is uniformly charged, so we have written here q. Okay, and this sphere we have imagined as S1. Then this surface of a sphere is a
Gaussian surface at every point of which electric field intensity is the same, because you know that R is same for every point on this. कहीं पे भी अगर हम लेंगे तो R की वैल्यू तो सेम है, सेंटर से इनका डिस्टेंस, हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम है एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस Gaussian surface. एंड उसकी डायरेक्शन कैसी है? इट इज़ डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. ओके, you can see here in this ki we have depicted this direction of electric field as this, radially outward. So as in this unit vector n cap, so that E and n cap are making angle theta as both are parallel to each other. So according to Gauss theorem we can write it E dot ds is equal to E dot n cap ds, because electric field has a unit vector n cap and this both are making angle of 0, so we can directly write it as E, as before we have written E 1, one is the magnitude of this vector, and this cos 0, then ds. Okay, then in next we will write E cos 0 is 1, so E is constant, so we can take out and it will be integration of ds. And this is the flux, and this flux is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in this. Okay, so here we come to this formula. Then we put the value of ds, where ds is equal to 4 pi r square. Here r is small r because we are considering the electric field intensity we are finding out at the point P, and P has the distance of small r. Okay, so don't get confused here with small r and capital R. Make sure you are writing this right letters and alphabet. Okay, so and this E dot 4 pi r square is equal to q by epsilon naught time, and then E will be equal to q upon 4 pi r square epsilon naught, which can be written as simply E is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. So E is directly proportional to 1 by r square. And this conclusion says that for the point outside this we can see that the field due to uniformly charged shell is as if the entire charge of the shell is concentrated at the center of the shell. Okay, means कि हमने उसको, क्योंकि एक चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से एक सेंटर पे अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square. So this electric field for the point outside the spherical shell, this is same as if the entire charge of the shell is concentrated at the center, because we are getting the same electric field as if the charge is at the center of the sphere of the shell. Okay, then at a point on the surface of shell, for the point on the surface of shell we will equate this r with capital R. Okay, then in this case simply we will replace small r with capital R. Okay, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें. और जो सिग्मा है वो क्या होती है? सरफेस डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है. और सिग्मा को आप कैसे बोलते हो? चार्ज पर यूनिट एरिया. So charge can be written as sigma times area, and area is equal to 4 pi r square. So if we put here the value of q in this equation E, so we will get E is equal to 4 pi r square sigma upon 4 pi r square epsilon naught. So in this you can see 4 pi cancel out, r square cancel out, and we are left with sigma by epsilon naught. So E is equal to sigma upon epsilon naught. Okay, this is electric field on the surface. Now for the field inside the shell, consider this figure B. Here we have a spherical shell with the radius of capital R, and we have to calculate electric field at a point inside the shell. At a point we have taken P. So we will
draw a Gaussian surface, spherical surface, and this we have made a surface element, and this it has a unit vector n cap pointing in the direction of electric field, so that electric field and the unit vector are making angle 0 because they both are parallel to each other. So field inside the point, as I have told, because radius is r is less than capital R, so electric field flux through this Gaussian surface as calculated above is equal to E into 4 pi r square, right? एज द चार्ज, यहाँ पे क्या है कि अब अंदर देखो ये हॉलो हम शेल ले रहे हैं, ये कोई फील्ड तो है नहीं, सॉलिड तो है नहीं, तो हॉलो है। अगर हम शेल के अंदर देखेंगे तो कोई चार्ज तो है नहीं, जो चार्ज था वो सिर्फ सरफेस के ऊपर था, अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो इस केस में क्या हो रहा है कि फ्लक्स तो हमने बता दिया कि फ्लक्स जो होगा इट इज़ इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बट एज देयर इज़ नो चार्ज, एज चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज ज़ीरो, the Gaussian surface encloses no charge, okay, and this Gauss theorem will be equal to q into 4 pi r square, q by epsilon naught, and it will be equal to 0. So electric field intensity will be equal to 0 inside the spherical shell. Hence the field due to a uniformly charged spherical shell is 0 at all the point inside the shell. So we can make a pictorial representation of this electric field at the point on the spherical shell, inside the spherical shell and outside. So आप ये देखें कि आप यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब डिस्टेंस r के इक्वल आ रहा है, मतलब कि हम पॉइंट ऑन दी शेल के ऊपर ले रहे हैं, तो उस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आती है विच इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमने निकाला ऑन दी सरफेस। और अगर जैसे हमने निकाला कि फील्ड इनसाइड द शेल आपने देखा कि सब पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू है वो ज़ीरो आती है। सो आपने ये देखा कि r से हमने जब कैपिटल R से कम ले रहे हैं तो इस पूरे में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो आती है। सो इट इज़ ज़ीरो। देन जैसे ही हम ऑन द पॉइंट r इक्वल टू कैपिटल R देखते हैं वो एकदम मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद जैसे और मतलब आउटसाइड अगर हम देखते हैं r से डिस्टेंस, और मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और बढ़ रहा है, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वो कैसे वेरी कर रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ओके। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है इस तरीके से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब डेरिवेशन करने का, ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल का, और ऑन दी शेल, इनसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल, ये तीनों पॉइंट्स बना के विद डायग्राम, और ये एंड में ये वाला डायग्राम, ये सब बनाना पड़ता है। 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। +2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर BSc लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सो ये एप्लीकेशंस में आप सारी एप्लीकेशन अच्छे से करो, कोई भी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है पेपर में, ओके। Now let's move to next application, which is electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere. अब पिछली बार हम जो पढ़ रहे थे उसमें हॉलो स्फेरिकल शेल था, यहाँ पे क्या है कि चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में क्या होगा कि उसके सिर्फ सरफेस में, यहाँ पे अंदर भी पूरा वो चार्ज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें जो इनसाइड वाला हम केस में ज़ीरो कर रहे थे, यहाँ पे वो फ़र्क पड़ेगा, और भी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, वो हम देखते हैं कैसे। सपोज नॉन कंडक्टिंग है ये, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, सेंटर O, हैज़ अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो। अब यहाँ पे हम सॉलिड कंसिडर कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें वो सरफेस वाला नहीं लेना, हमें यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी है, रो। एंड रो इज इक्वल टू चार्ज per unit volume. Now we have to calculate electric field intensity E at any point P, where OP is equal to R. So with O as center and R as the radius, imagine a sphere S which acts as a Gaussian surface as shown in this figure. So we have to calculate electric field at a point P.
ओके, सो ये जो है ये तो सॉलिड स्फीयर हो गया जिसका रेडियस r है कैपिटल, और हमने फील्ड निकालने P पॉइंट पे, तो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें सेम मिलेगी, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, ओके। एंड इफ q dash is the charge enclosed by the sphere S, right? if suppose चार्ज जो स्फीयर के अंदर है वो q dash है, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होगा कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ई डी एस। ये बार बार मैं पॉइंट नहीं बता रही क्योंकि मैं पिछले जो हमने एप्लीकेशन बताई है उसमें मैंने ये बताया कि कैसे है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज क्या है, q डैश है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना, हमें एप्सिलॉन लेना है, बिकॉज हम यहाँ पे किसी अब मीडियम में आए हैं, ठीक है। हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे, हम मटीरियल मीडियम में हैं, तो हमें उस मटीरियल मीडियम का जो परमिटिविटी होगी वो कंसिडर करनी होगी। यहाँ पे एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट जो होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर वैक्यूम के लिए होती है। सो E 4 pi r square is equal to q dash by epsilon, और E can be written as q dash by 4 pi epsilon r square. Okay. Now charge inside the surface is equal to, charge is equal to, as we know rho is charge by volume, so charge is rho into volume, and volume is 4 by 3 pi r cube. Okay. Then इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q डैश बाय दिस, तो इसमें q डैश की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। सो हमें क्या मिलेगा, q डैश क्या है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन यहाँ पे है 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देखोगे 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। सो वी कम टू अ कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ओके। Hence the electric field intensity at any point inside a non-conducting varies directly as the distance of the point from the center, and at the center of the sphere क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, ये जो r है ना, ये जो r की वैल्यू ये 0 हो जाएगी सेंटर पे। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में अगर हम r 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 आ जाएगा, ओके। एंड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होगा, r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बी इक्वल टू कैपिटल R रो बाय 3 एप्सिलॉन। बस जहाँ पे स्मॉल था वहाँ पे कैपिटल R लगा देना, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आउटसाइड द स्फीयर जो है वो हमने ऑलरेडी जैसे पिछली बार प्रूव किया था हॉलो स्फीयर के केस में, वो उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम रहेगा। आउटसाइड द स्फीयर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा इनसाइड में, ठीक है, क्योंकि इनसाइड उसमें क्या था, हॉलो था, चार्ज नहीं था, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, तो इसलिए इनसाइड में फ़र्क पड़ा। आउटसाइड जो हमने प्रूव कर रखा है कि E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर होता है, वो इसके केस में भी सेम रहेगा। सो ऑल दीज रिजल्ट्स आर प्लॉटेड इन द फिगर which represent the variation of electric field intensity E with the distance r from the center of a non-conducting uniformly charged solid sphere. So in this case you can see कि inside जो है हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो उसमें तो ये लीनियर जो है आपको स्ट्रेट लाइन दिख गई। फिर r इक्वल टू कैपिटल R में मैक्सिमम हो गया, और जैसे ही ग्रेटर देन होगा वो इन्वर्सली फॉलो करेगा। सो ये ग्राफ आपने ये भी आपको बनाना पड़ेगा, ओके। So now next application is electric field intensity due to a thin infinite plane sheet of charge. So in this case we have a thin infinite plane sheet of charge. ये जो आप देख रहे हो इस फिगर में, ये हमारे पास एक thin infinite plane sheet of charge है जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है, और इस पे आपने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी वजह से वो निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, we consider a thin infinite plane sheet of charge. Let sigma be surface density of the charge on the sheet, क्योंकि यहाँ पे हम शीट कंसिडर कर रहे हैं,
इसलिए हमें जो चार्ज डेंसिटी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी है सिग्मा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो सिमिट्री, फ्रॉम सिमिट्री वी कैन फाइंड आउट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ईदर साइड ऑफ शीट। अब ये देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये जो बनाया सिलेंड्रिकल बनाया, ओके, और यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, दोनों तरफ R मतलब ये सेंटर से हमने ये इस तरह से बनाया है कि इक्वल डिस्टेंस हो ऐड, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप की डायरेक्शन पैरेलल है, तो जहाँ तो पैरेलल है वो वाला तो कंट्रीब्यूशन ऐड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाले कंट्रीब्यूशन ऐड होंगे जो एंड्स एजेस पे हैं। बट अगर आप कर्व्ड सरफेस वाला देखते हो, यहाँ पे एन कैप जो है और ये जो ई है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं, और यहाँ पे जो होगा वो cos 90 0 होगा। सो फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस विल नॉट बी कंसिडर्ड, एंड ओनली जो एजेस वाला है वो कंसिडर होगा। सो from symmetry we can find electric field on either side must be perpendicular to the plane of sheet having same magnitude at all the point equidistant from the sheet। सिमिट्री से आप बता सकते हैं शीट के किसी भी साइड पे जो है प्लेन शीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन शीट के, ठीक है, एंड इट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द शीट। ओके, let's consider imagine a cylinder of cross sectional area ds around P and length dr, and this is piercing through the sheet. At the two cylindrical edges P and Q, electric field and outward normal are parallel to each other। जैसे मैंने बताया edges पे parallel है, so electric field over this edges जो होगा वो हमारे पास ट्वाइस ई डॉट एन कैप डी एस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप हो सकता है कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ हो कि देखो एक तरफ हमारे पास ये एज आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है, और दूसरे एज पे हमारे पास ऐसे आ रही है फ्लक्स, तो ये तो हमारे पास ज़ीरो हो जाना चाहिए था टोटल फ्लक्स, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो पहली बात ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फ्लक्स को आपने जो भी है वो जस्ट ऐड करके लिखना है, ठीक है। और इसमें जो दूसरी बात ये है कि जो फ्लक्स होती है ना, जब हम किसी सरफेस से आउटवर्ड देख रहे हैं कि आउटवर्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ पे जब हम कन्वेंशन हमने ये कंसिडर करा हुआ है कि अगर आउटवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड देख रहे हो तो आउटवर्ड है, तो ये जो फ्लक्स होगी उसको हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है। अगर ये अंदर की तरफ डायरेक्शन होती तो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ये कन्वेंशनली है। तो यहाँ से अब देखो ये आउटवर्ड है, इस सरफेस के ये भी आउटवर्ड है, तो दोनों की जो फ्लक्स होगी वो ऐड हो जाएगी, मतलब ई डॉट एन कैप डी एस प्लस ई डॉट एन कैप डी एस, एंड इट विल बी इक्वल टू 2 ई डॉट एन कैप डी एस। अब ये आप दोनों जो है ये पैरेलल हैं, तो इसको आप सिंपली 2 ई डी एस लिख सकते हो, क्योंकि इसका तो जो मैग्नीट्यूड वो 1 है, ठीक है, और cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 ई डी एस। ओके, और जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो और जो आउटवर्ड नॉर्मल है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस नो कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेड बाय द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बन रही है over entire surface, it is only due to the edges, flux due to the edges, not due to the curved surface. So it is equal to 2e ds. Okay, so as area is intercepted by the cylinder in ds, total charge enclosed will be sigma ds, as sigma is equal to q by ds. So according to Gauss law we can write flux is equal to 2e ds, which is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed, and charge is equal to sigma ds by epsilon naught, and this we can write sigma, this we can write as 2e ds is equal to sigma ds by epsilon naught. Okay, so e can be written as sigma upon 2 epsilon naught. From
this formula we come to the conclusion that electric field here is independent of r, because फॉर्मूले में कोई r तो आ नहीं रहा. सो प्लेन शीट से कितना डिस्टेंस होगा वो डिपेंड नहीं करता फील्ड का, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, now let's move to the last application of the Gauss law, that is electric field intensity due to two infinite parallel sheet of charges. Here we have two infinite parallel sheet of charges. Okay, ये A है और दूसरी B है, दोनों पे पॉजिटिवली चार्ज दिखाया हुआ है. Here let A and B be two thin infinite plane sheet held at parallel to each other as shown in this figure. Sigma 1 is the uniform charge density on A and sigma 2 is the uniform surface charge density on B. And if E1 and E2 are electric field intensity at a point due to the charge sheet A and B, E1 E2 are the electric field due to charge sheet A and B, then respectively we can write electric field E1 is equal to sigma 1 by epsilon naught and E2 is equal to sigma 2 by 2 epsilon naught. सॉरी, यहाँ पे भी 2 आएगा. ओके, बिकॉज ये हमने पिछले अभी जो एप्लीकेशन देखी थी प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो वहीं से हमने ये लिख दिया, एक शीट के हिसाब से लिख दी, E1 की लिख दी और दूसरी की E2 की लिख दी. एंड दिस अरेंजमेंट शोज 3 रीजन 1, 2 एंड 3. दिस इज़ 1 जो इस शीट के लेफ्ट पे है, दोनों के बीच में 2 है, और 3 जो इसके B के राइट पे है. ओके, एंड वी अप्लाई हेयर सुपरपोजिशन principle to calculate the net electric field intensity in the 3 region. एंड यहाँ पे हमने कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये लिया है कि जब हम लेफ़्ट से राइट दिखा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट मतलब ये वाला जो है ये पॉजिटिव है, अगर हम राइट से लेफ़्ट दिखा रहे हैं तो वो नेगेटिव है. इस केस में ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना. And also we have assumed here that sigma 1 is greater than sigma 2 is greater than 0. So region 1 में सबसे पहले देखेंगे, region 1 में तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस E1 माइनस E2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया and it will be sigma 1 by sigma 1 plus sigma 2. सिमिलरली हम रीजन 2 की निकालेंगे. रीजन 2 में हमारे पास E1 माइनस E2 बनेगा. अब E1 माइनस E2 क्यों आ रहा है यहाँ पे, यहाँ फिगर में देखोगे तो पता चल जाएगा. देखो E1 वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, E2 को नेगेटिव ले रहे हैं, इसी वजह से E1 माइनस E2 बन रहा है. ओके, E1 की वैल्यू डाल दी, E2 की वैल्यू डाल दी, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया एलसीएम लेकर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. सिमिलरली रीजन 3 का हमने देखा तो दोनों जो हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे E1 प्लस E2. तो इन दोनों की वैल्यू हमने डाली और ये आ जाएगा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. सो ये तो हो गया. अब यहाँ पे हमें स्पेशल केसेस लगाने हैं कि सिग्मा 1 भी सिग्मा 1 सिग्मा है और सिग्मा 2 जो है माइनस सिग्मा, मतलब इक्वल है बट ऑपोजिट जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है. और ये केस जो होता है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में यही होता है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में क्या होता है, हमारे पास एक प्लेट होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, हम कैसे निकालते हैं, तो वो ये तरीका है. ठीक है, अब यहाँ पे अब देखोगे ये वाला 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो. तो यहाँ पे देखोगे अगर आप 1 के केस में, यहाँ पीछे जाएंगे हम, 1 में अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूँ, देखो यहाँ पे ये सिग्मा 1 मुझे पता है कि सिग्मा है, सिग्मा 1 है सिग्मा और सिग्मा 2 है माइनस सिग्मा. अगर मैं ब्रैकेट में ये वैल्यू डालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा. ठीक है, ऐसी अगर मैं रीजन 3 की डालूँ, रीजन 3 में ये देखो यहाँ पे क्या है सिग्मा और यहाँ माइनस सिग्मा डालूंगी मैं. ठीक है, क्योंकि सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, सिग्मा 1 सिग्मा है, तो ये क्या आ जाएगा, रीजन 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई. और रीजन 2 की क्या आएगी, रीजन 2 में देखोगे तो ये ऐड होगा क्योंकि बीच में माइनस है, सिग्मा फिर माइनस माइनस सिग्मा, तो ये हो जाएगा
2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन है जो कि कांस्टेंट होती है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में हम कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वो हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। आई होप इट्स क्लियर। और ये हमने जो बनाया है ये इसी को डिपिक्ट करके बनाया कि एक प्लेट पॉजिटिव है, यहाँ पे फील्ड 0 है, ये थर्ड रीजन में भी 0 है, और इन बिटवीन जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन सच शीट्स हैविंग इक्वल and opposite of surface at density of charge becomes constant, in between constant हो जाती है, that is a uniform electric field is produced in between two such sheet. Okay, thus also electric field does not depend on the distance between this। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और hence E is independent of the distance R। So these all are the applications of Gauss law. Okay, at the last I want to discuss about Gaussian pillbox। शॉर्ट नोट की फॉर्म में आ सकता है, सो आई होप मैंने सोचा कि एक बार ये भी डिस्कस कर लेती हूँ, ये टॉपिक से लिंक्ड ही है। सो गॉसियन पिलबॉक्स क्या है? गॉसियन पिलबॉक्स एक सरफेस है, ठीक है, एक ऐसा सरफेस है विच इज़ मोस्ट ऑफन यूज टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसकी कुछ यूनिफॉर्म डेंसिटी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सरफेस को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और इट मे बी अ स्लैब हो सकती है विद फाइनाइट थिकनेस। द गॉसियन पिलबॉक्स हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप। ये जो गॉसियन पिलबॉक्स है बेसिकली गॉसियन सरफेस ही है, इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और इसको हम किस तरह ले सकते हैं? इट कैन बी थॉट एज कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट। जैसे हमने उसमें लाइन चार्ज में नहीं लिया था, जैसे हमने कहा था कि डिस्क ये हो गई एंड्स पे और ये हो गया उसका कर्व, ऐसे ही यहाँ पे डिस्क एट द अदर एंड विद द इक्वल एरिया एंड द साइड ऑफ द सिलेंडर जो है ये कर्व्ड वाला सरफेस हो गया। द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच कंपोनेंट ऑफ द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द एनक्लोज चार्ज। ओके, ये हमें पता है कि जो गॉस लॉ है उसने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है that is equal to the that is proportional to the enclosed charge of the pillbox. Okay, because the field close to the sheet can be approximated as constant, the pillbox is oriented in such a way so that electric field lines penetrate the disc at the end of the field at a perpendicular angle and sides of the cylinder are the parallel to the field line. तो इसमें इस तरीके से है कि जो साइड्स जो सिलेंडर की हैं वो पैरेलल टू फील्ड लाइंस हैं, और इसको इस तरह से ओरिएंट किया गया है कि जो इसके एंड्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंगल में है। इट्स जस्ट कि अगर आपको शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है तो आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख लोगे। सो इसलिए आई थॉट कि मैं ये भी शेयर कर लूँ गॉसियन पिलबॉक्स। सो आई होप ये सारे आपको एप्लीकेशंस और ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।